अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सर्दी की रातें आने वाली है, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है, माहौल कुछ बदल चुका है। अब मूंगफलियाँ और वो क्या कहते हैं सूप और यखनी कराची में शुरू होने वाली है सारी चीज़ें। पर कराची में तो मैं एक बात बताऊँ, कोई भी मौसम आए, चाहे वो सर्दी का हो गर्मी का हो, उसके लवाजमात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और फिर फील होना शुरू हो जाता है कि अब सर्दी का मौसम आ चुका है। कल की रात की जो खुशकी वाली हवा थी उससे मुझे ऐसा लगा कि अब सर्दी की रातें आ रही है और एक खुशी की लहर हम लोगों में आ चुकी है, क्योंकि हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। कराची वाले हर मौसम को बहुत अच्छे तरह एंजॉय करते हैं, तो सर्दी को भी हम वेलकम करते हैं कि सर्दी का मौसम आए। और सर्दी का मौसम जब आता है तो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं सर्दी के और अच्छे अच्छे कलर होते हैं जो सर्दियों में आप पहनो तो आप और ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो अच्छा, सर्दी के मौसम में एक चीज़ ये भी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, ये मूंगफली खा के और इसको मूंगफली, ठीक है, मैं जल्दी में बोलती हूँ तो आप समझे ये मोम कह रही है तो ये खाने के बाद हम लोग पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो अक्सर बच्चों को खांसी रहती है। उस हवाले से भी मैं आज बात करूँगी। जो किससे बात करूँगी आपको नहीं पता, सैटरडे को मैं किन से बात करती हूँ। सैटरडे को आपको पता है ये सारी बातों में से मैं बीमारियाँ निकाल के इसलिए लाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है सैटरडे को मेरे साथ डॉक्टर साहब है, इसलिए मैं सारी बातों में से कोई ना कोई बीमारी ले आती हूँ ताकि मुझे जवाब वहाँ से मिल जाए। आपको पता है सैटरडे को मेरे साथ 9 बजे होते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैंने और गुटके पे भी आज हमने बात करनी, क्योंकि अच्छा हर अच्छा। दूसरे बंदे को मैं देखती हूँ गुटखा खा रहा होता है और बड़े शौक से खाता है, उस पर भी हम सही। बात करेंगे। पर ये अब जो मैंने बात की, बच्चों को खांसी हो जाती है मूंगफली खा के, ये इसका क्या इलाज है? क्योंकि बच्चे खाते ही पानी पीना शुरू कर देते हैं और फिर पूरी पूरी रात खांसते रहते हैं। सही, आप सही कह रही हैं। लेकिन कोई ये मूंगफली जो है ये कोई ऐसे बीमारी का सबब नहीं है। हाँ। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। तो ये तो हम रिकमेंड करते हैं। चने हो गए जैसे है ना, मूंगफली हो गई, चिलगोजे हो गए, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिनमें अच्छे वाफर मकदार में विटामिन पाए जाते हैं अच्छा। और प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है हम लोग मिस यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फ़ायदा करती हैं, जी। लेकिन ज़्यादा अभी ट्रेंड हम उसको चेंज करते हैं, वही चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, नुकसानदेह बन जाती है। हाँ। तो मूंगफली के हवाले से यूजुअली हमारे जो बुजुर्ग यही कहा करते थे कि भाई इसके पीने से पानी पानी ऊपर पानी पियोगे तो आपको खांसी हो जाएगी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी वजह यही है कि जिन लोगों को अगर कोई खांसी वगैरह होती है तो उनके पहले से कुछ गले खराब होते हैं, अच्छा। तो वो उनको ऐसा हो जाता है, लेकिन अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो या मूंगफली होती है, अब मैं थोड़ा सा अपना भी मतलब का सवाल पूछ लूँ। जी अच्छा जी। डॉक्टर साहब आते हैं बीच में, मैं अपने भी सवाल सारे पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं, मूंगफली आपने का प्रोटीन, अगर जो लोग डाइट पे हो मूंगफली खाएं तो उससे वेट तो नहीं बढ़ेगा? नहीं नहीं, वेट नहीं बढ़ेगा इसके क्योंकि साथ, प्रोटीन आपकी तो डाइट के स्ट्रेंथ लिए बढ़ ज़्यादा जाएगी। अच्छी है। प्रोटीन बढ़ की वजह से जो होता है आपका ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, हाँ। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हमारे अंदर जो समझ लो जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है ना, उसको एचबी हेमोग्लोबिन उसमें होता है, उसमें ग्लोबिन में एक बड़ा पार्ट ग्लोबुलिन यानी प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन हम यही मुख्तलिफ चीज़ों से ड्राइव करते हैं। जहाँ हम चीज़ें प्रोटीन की ज़्यादा खाएंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, आप हेल्थी होंगे आप उसके अंदर। अच्छा। तो ये तो बड़ी सर्दियों के मौसम में, क्योंकि वैसे भी जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो स्लो सर्कुलेशन जो होता है फिर वो कॉज बनता है। हम वजह ओल्ड एज लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वो स्टेसिस होता है सर्कुलेशन पे, वो क्लॉटिंग करेगा, फिर वो सीवी अटैक हो जाएंगे, हार्ट का अटैक आ जाते हैं। इन सब भी ओल्ड एज में आप देखें, ये सब चीज़ें सब सर्दी के चीज़ें। मौसम में हाँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जाते ज़्यादा हैं। पाई लेकिन अगर हम उनमें ये चीज़ें लें, चिलगोजे खा रहे हैं अगर हम, और उसमें इंजीर ले रहे हैं हम, इसको बादाम पिस्ते वगैरह ले रहे हैं, ये आपके ब्रेन टॉनिक हैं। ये आपके लिए बड़ी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं आपके लिए। अच्छा। जिन लोगों ने ये लोग खाते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, उनको स्ट्रोक वगैरह सब कम हो जाते हैं उनके। अच्छा। तो मैं समझता हूँ सर्दी की ये चीज़ें अल्लाह ताला ने सौगात दी है आपको, ये सर्दी के मौसम में आप सेव करें, मगर हम उन चीज़ को अवॉइड करते हैं। हम एक दो चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन सारे हमें बादाम पिस्ते अखरोट और ये सब चीज़ें आप लें तो मैं समझता हूँ बड़ा हेल्थी हेल्थी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, हाँ। यानी बॉडी भी आपकी ठीक होगी, आपका ब्रेन हेल्थ जो होती है, ब्रेन टॉनिक, वो भी बेहतर होगा। अच्छा, ये अब हमें रिकमेंड करना अच्छा चाहिए ये चीज़ें। डायबिटिक पेशेंट मूंगफली खा सकते हैं? कोई बिल्कुल खा प्रॉब्लम तो सकता नहीं है, हो बिल्कुल सकती खा उससे? सकता है ये चीज़ें। हाँ। इसके अंदर कोई शुगर वगैरह नहीं है। अच्छा। मैंने अच्छा। कहा था ये प्रोटीन है। हाँ। अगर हमारा जो डायबिटिक पेशेंट है या जो हमारा जो है कार्डिक का पेशेंट है, अगर ये चीज़ें लेता है उसके लिए फ़ायदा पा रही है। ये हार्मफुल है ही नहीं है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, वो आदि कोलेस्ट्रॉल जो सेचुरेटेड हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा। हमें बिल्कुल सेफ है ये सिस्टीन वगैरह, ये बड़ी सेफ चीज़ है ये तो। क्या बात है, या मतलब अब इस बार मैं या सर्दी डाइट के साथ बड़ा
अच्छी तरह एंजॉय अच्छी करूंगी चीज़ कि है, मैं अच्छी ये चीज़ खा है। सकूंगी। जी क्या हाँ। बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा गुटके की तरफ हम आते हैं, क्योंकि मैं कराची की बात करूंगी, मैं और शहरों की बात नहीं करूंगी, क्योंकि कराची में रहती हूँ। तो कराची में मैंने देखा है हर दूसरा लड़का जो है वो गुटखा खाता है, और अगर जो गलत नहीं होंगी तो लड़कियां भी अब खाती हैं, ठीक है, वो भी हमने देखा है। तो इसके इतने सारे नुकसान है गुटके पे, आज हम डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे सही है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है ये, और मैंने पहले भी एक बात करी थी ये, कि हमारा जो नौजवान है स्पेशली उन चीज़ों की तरफ राग़िब जल्दी होता है जो हमारे लिए हैं। नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह, इसकी बिल्कुल। वजह ये होती है कि उसके पास तालीम की बड़ी कमी है, अवेयरनेस तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ। इसके अलावा हमारे जो पेरेंट हैं वो भी इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। अच्छा, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी औलाद कर क्या रही है। ये बच्चे जब बाहर निकलते हैं और इनको एक दूसरे के साथ ही जो कंपनी है इनकी जो दोस्तों की, तो वो लगाती है इन चीज़ों पे। वो खुद तो बेचारे नावाकिफ होते हैं शुरू के अंदर, वो देखते नहीं कि क्या चीज़ है। वो लगे ये गुटकी, बाकायदा मैंने आपको पहले कहा था एक माफिया है हमारे यहाँ, हमारे माफिया गर्दिश कर रही है, वो हर जगह घूम रही है। उसमें उन्होंने अपने लोग छोड़े हुए, वो मासूम बच्चों को, जो इनोसेंट इनोसेंट इस हवाले से कह रहा हूँ, है वो नौजवान, लेकिन उसको इतना सच नहीं है कि ये मुझे कितना नुकसान दे रहा है। असल में गुटखा, ये पान, ये छालिया शुरू में ये लोग जब देते हैं, आप देखिए बड़ा डिलीशियस होती है ये चीज़, बड़ा मज़ा आता है जायका में लेके आप हाँ। दें इनको। और ये तो जायका जी लग जाए तो छुटता हाँ, भी नहीं और है। वो जायका जो है इनको खींच के ले जाता है, जी। उसके अंदर एडिक्शन होती है। वो जो जायका, जो पान और छालिया गुटखा है, इसके अंदर कोई ऐसा अंसर इन्होंने डाला हुआ होता है, वो मैं बताऊंगा एलिमेंट्स इसके कौन से होते हैं, जी। तो वो इनको एडिक्शन में लाती है, मजबूर करती है उन चीज़ों को। शुरू में ये जो माफिया वाले लोग हैं ये तो फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, बाद में फिर इसके साथ उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है, जी। ये लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हैं। अगर हम स्टार्टिंग में ही, अगर हमारे जो पेरेंट हैं या हमारे असातिज़ा हैं या हमारे दोस्त अहबाब हैं, या मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी पुलिस है, अगर ये भी ये काम कर सकती है, देखिए हर गाड़ियों को रोकती है, ये गाड़ियों ही को ना रोके, बल्कि चलते फिरते लोगों के नज़र के चेहरों पे भी नज़र रखे कि इनके मुंह में गुटखे हैं, इनके पे स्मोकिंग का है, इनको क्या कर रहे हैं ये। अगर इस्लाही पहलू है, हमारी पुलिस अगर मुकम्मल तौर पर, मैं समझता हूँ अगर इस्लाही पहलू अडॉप्ट करे, तो इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा आपके माशरे के अंदर कि आप कहेंगे कि सर ये बादशाह माशरा डॉक्टर साहब, आपने बहुत पॉजिटिव बात की, पर अगर पुलिस या। वालों को ये अथॉरिटी मिल जाए तो आप यकीन करें ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की, और इनके पैसों में बड़ी वो होगी। क्योंकि आप देखें, हम सिग्नल नहीं भी तोड़ते और कोई हरकत नहीं भी करते, पुलिस वाले कहीं ना कहीं से हमें पकड़ के कुछ ना कुछ अपनी बना लेते हैं, वो दिहाड़ी वगैरह। मतलब खुला बोल रही हूँ मैं, मैं समझता तो हूँ फिर तो वो एक और मौका मिल जाएगा कि हर दूसरे बंदे का मुंह गुटके वाला है, चलो आ जाओ आज, आ जाओ आज, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव ना, नहीं लेते ना मैंने ये कहा ना, चीजों हम को। पॉजिटिव अगर लें, हाँ, अगर हम बिल्कुल। इस्लाही पहलू हमारे हैं, बिल्कुल। तो इतना जल्दी हर गुटके वाला या पान वाला या छालिया खा रहा है या कोई भी चीज मुंह में डाल के निकल रहा है, देखिए इखलाकियात के खिलाफ है। आप कोई भी सफर करें, घर से बाहर निकलें, सड़कों पे निकलें, बाहर निकलें, आपके मुंह नहीं चलने चाहिए, ना कोई स्मोकिंग आपके पास हो, ना आपके पान खाया हो, कुछ नहीं। ये अखलाकियात के खिलाफ ये चीज़ें जो होती हैं। और जब भी वो जो आपके मुंह में कुछ तो आप थूकेंगे ना, स्पीड आउट करेंगी, तो वो माशरे में आप जहाँ हर जगह हमारे यहाँ डस्टबिन तो नहीं है, नहीं है, है तो आपको वैसे भी और अगर हो भी तो हमें आदत नहीं है, हमारी आदत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें, ये अगर पहलू है इनके पास, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा कानून आ जाता है हमारे पास कि भाई आप चलते फिरते राहगीरों को भी देख लो इस तरह के हवाले से कि मुंह में क्या खाने का, तो और वो पॉजिटिव हो, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप सब उनको समझाएं कि अगर आपने वाकई गुटखा पकड़ लिया कर लिया, तो एक मरतबा वार्न करें उसे कि बेटा अब अगर तुम यहाँ से गुजरे समझे तो आपको मैं जो है फिर आपको बंद कर दूंगा, आपको चलान कर दूंगा, या मैं इसके तहत आपको अरेस्ट कर लूंगा। तो यकीन तो आवाम डरती है, जब डरेगी तो वो एहतियात करेगी। तो ये पॉजिटिव मैंने पहलू बताया इसको गुटखे का। लेकिन गुटखा ऐसी बुरी चीज़ है, इसके अंदर अगर आप, मैं समझता हूँ वो जो बंदा है जो खा रहा है ना, अगर वो सिर्फ ये देख ले कि ये बंद की चीज़ से रहा है, तो वो खुद ही छोड़ देगा वो। समझे आप देखें इसके अंदर सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है। अच्छा, वो चूना इतना डेंजरस होता है कि अगर आप डायरेक्ट अगर थोड़ा मुंह पे लगा लें, आपका मुंह कट जाएगा। डॉक्टर साहब, वैसे भी अगर वो थोड़ी देर यहाँ रखते हैं ना, मैंने अक्सर गुटखे खाने वालों को देखा है कि एक तो उनका मुंह कम खुलता है, वो जब खाना खाते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, और उसके साथ साथ वो कोई थोड़ा सा मसाले वाला खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अंदर से जो मुंह है इनका जख्मी हुआ हुआ होता है। जब आपका मुंह जख्मी हुआ है, आप सोचो जब वो अंदर जाता होगा तो क्या करता होगा। सही है ना। तो ये जो चूने की चीज है, इसमें चूना है, कत्था है, शीशे जो हम देखते हैं, इसको पीस के ग्राइंड करके उसमें डाल देते हैं। अब वो काटेगा जिस्म के अंदर ना। इसके अलावा सबसे जो खतरनाक चीज़ है, वो हराम चीज़ है, वो पान, ये जो गाय भैंसों का इनका जो खून होता है ना, वो उसको वो मिलाते हैं इसके अंदर। अब वो वैसे भी हराम है वो,
तो इस हवाले से गुटखा हराम हो गया। जो प्योर गुटखे का जो कॉम्बिनेशन थी वो कुछ और थी, उसमें ये चीजें नहीं थी। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ था। तो लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान ना होगा। फिर बाद में माफिया शामिल हो गई, हमारे यहाँ जो ज़ख़ीर अंदोज हैं वो इसके शामिल हो गए, मुनाफाखोर लोग जो थे वो शामिल हो गए, उन्होंने अपनी अपनी चीजें मिलावटें शुरू की। अब उसकी शक्ल ही बदल दी उठा के। जब वो शक्ल बदल दी तो वो इतना डेंजरस हो गया और उसके रिजल्ट हो गए। 3 से 6 महीने में गुटखे का असरात आने शुरू हो जाते हैं। शुरू के तरीबन बड़ा मज़े से खाता है हर चीज़ वो, और बड़ा इंजॉय करता है, इससे भूख भी हो लगती है, दिमाग उसका एक्टिवेट होता है। ये होता है, इसमें एक्टिवेशन होती है, माइंड की एक्टिवेशन होती है। इसके अंदर ऐसे ड्रग इसमें शामिल हैं होते हैं इसके अंदर जो दिमाग को बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक लो डोज में, समझे ना। जैसे कैफीन है, समझे ना, या निकोटीन है। अब सिगरेट निकोटीन होती है उसके अंदर। अच्छा, दूसरे पान है उसमें भी ये लोग मिला देते हैं। अब निकोटीन की जो लो मिकदार है, यानी बिलो 300 मिलीग्राम अगर आप लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट इतने डेवलप नहीं होंगे, लेकिन यही साइड इफेक्ट अगर मोर देन 3 मंथ्स होंगे तो डेवलप शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने बताया कि अगर आपने खाने की चीज़ है तो देखिए ये जा आपके स्टिफ होने लगेंगे, आपका मुंह नहीं खुलेगा। कम से कम ऐसे ही जब पहली स्टेज जब आई, पहले साइन जब उनके पास ये पहुंची और डॉक्टर ने कहा आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा, और उसने कहा मैंने तो गुटखा खाया हुआ था, तो यहाँ पर भी अगर ये स्टॉप कर दें तो भी रिवर्स हो जाए। मगर ये लोग स्टॉप नहीं करते। जब वक्त गुजर जाता है, एक तो ये हो गया ना कि टेक्निकली हो गया, मुंह बंद हो गया आपका, लेकिन इसके साथ साथ जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है आपके चीख में, इधर एक कंडीशन होती है जिसकी, उसको मतलब सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये फाइब्रोसिस स्टार्ट हुआ, उसने कंट्रक्शन होना शुरू हो गई। अब यही मॉडिफाई होगा, ये माइटोसिस होगा और ये कार्सिनोजेनिक हो रहा है। अब ये कैंसर की तरफ जा रहा है, ये समझे ना। आपके विद इन 5 ईयर्स में ये कैंसर में तब्दील हो जाता है ये, और फिर लाइफ आपकी समझ लो इनएविटेबल होगी, नामुमकिन हो गई आपकी। अगर आपने अभी भी ऑपरेशन करा लिया, आप पहुंच गए, तो किसी हद तक आप बच सकते हैं, किसी हद तक बच सकते हैं। लेकिन आपको मालूम लाइफ तो आपकी खत्म होगी ना, आप खा सकते हैं ना पी सकते हैं, सेहत इतनी खराब हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बड़े मुश्किलात हो जाती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि वो लोग वही खाते हैं ज़्यादातर जिनके पास, जिनकी इकोनॉमिकल स्टेटस इनका कमज़ोर है। अब उनके पास इलाज के पैसे किधर से आए। हमारे पास जो हमारा मुल्क है, जिना सिविल हॉस्पिटल या उनके जो लोकल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उनमें इतना रश होता है कि आदमी का वो इलाज ही नहीं हो पाता, तो प्राइवेटली आपको कराना पड़ता है। और आजकल तो प्राइवेट का दौर है, आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ भी वो आपको प्राइवेट के जैसा आपको सलूक करते हैं आपके साथ। तो मैं ये समझता हूँ इंतहाई मुश्किल है। ये लोग क्यों लेते हैं, क्यों पीते हैं, सिगरेटें क्यों पीते हैं ये। इसके साथ साथ सबसे जो लो स्केल है वो चाय है, चाय कैफीन शुरू में आपको फायदा करती है जी, लेकिन यही चीज़ आप एक्सेसिव चले जाएंगे, इसकी मिकदार जब मैंने कहा ना 300 to 400 मिलाएंगे बढ़ेगी, भैया नुकसान देना। जैसे लोग अक्सर हर थोड़ी देर बाद एक चाय दे देना, एक चाय दे, बहुत मुश्किलात हैं। देखिए इसमें आप शुगर मिला रहे हैं, अगर आप चले बगैर शुगर के भी आप पी रहे हैं फिर भी, लेकिन इसमें कैफीन तो मौजूद है। ये कैफीन जो है शुरू में मैंने बताया कि शुरू में तो ब्रेन को बेहतर करती है, बाद में नुकसान करती है ये, फिर ये डैमेज शुरू करती है। और सबसे बड़ा जो इन चीज़ों का इफेक्ट्स है वो आपकी डिमेंशिया, यानी आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है। डिमेंशिया एक बीमारी होती है, वो डेवलप कर देगी। अल्जाइमर बीमारी वो आपको डेवलप कर देगी ब्रेन के। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर वो ओल्ड एज में है, क्योंकि सब एज के लोग पीते हैं, सब पान गुटखा ये सिगरेट है, ये चीज़ें जो ये सब लोग लेते हैं। जहाँ ये 40-45 के एज के ऊपर गई, इनकी कंडीशन दूसरी होगी। अब कैंसर तो अपनी जगह है, इधर इनको स्ट्रोक ज़्यादा होगा, इनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इनको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको लीवर का कैंसर होने लगेगा, इनको गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर होने लग जाएगा, फिर ये सी ऑफ स्टमक हो जाएगा, एसोफेगस। अरे भाई एक बीमारी हो तो कम हो, इतनी मल्टीपल बीमारियां हैं ये। वो कहते हैं कि खाना एक चीज़ खाइए 10 बीमारियां निकल आती हैं, इसलिए कि उसका कहीं असर मैदे पे चला गया, कहीं लंग्स में चला गया, लंग कैंसर बन गया। आप सिगरेट पीते हैं ना, जितने भी एक सर्वे पहले हुआ था और सी ऑफ लंग्स को हमने डिटेक्ट करवा रहे थे कि कितने % से लोग आ रहे थे, तो पता ये चला कि जो लोग सिगरेट पी के थे उनमें 55% कैंसर डेवलप होता है 4 महीना। यानी ये इतनी अहमियत को समझ नहीं है लोगों को। फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि भाई ये, क्योंकि सिगरेट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हम घरों में अपने देखते हैं कि हमारे वालिद साहब भी पी रहे हैं, बड़ा भाई ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो एक प्रॉपर वे में होता है। शुगर उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं इसलिए कि वो इतनी ज़्यादा सिगरेट नहीं पीते। लेकिन हाँ, लेकिन एक सर्वे इसका भी हुआ था, इसका एक सर्वे हुआ था कि एक गुटखा या एक सिगरेट, अगर आप 1 से 4 सिगरेट डेली आप लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि हायर रिस्क पर है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पे और ब्रेन स्ट्रोक पे हायर रिस्क पर है।
सिर्फ 1 से 4 सिगरेट पीने पे। अब आप अंदाजा करें कि ये फायदेमंद कहाँ से हो जाती है। अच्छा, जो हमारे कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हम सिगरेट इसलिए पीते हैं कि इससे हमारा मैदा अच्छा हो जाता है, हम लेग्जेटिव इफेक्ट हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है, हम जो रिलैक्स रहते हैं, कुछ हमारी लाइफ सेटल हो जाती है। अब देखिए ये भी एक ज़्यादा डिडक्शन होगी ना, उनका कंसेप्ट हो गया कि वो कम चीज़ें ले रहे हैं तो ये चीज़ होता है। शुरू में ये करता था लेकिन अब तो नुकसान करेगा अभी भी हमें। तो हमें इन बातों की अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ आप देखें कि जब ये सिगरेट के लिए हमारे हर जगह लिखा हुआ आता है, हमारे यहाँ चैनल्स पे लिखे हुए आते हैं कि भाई ये मुज़र सेहत है, मुज़र सेहत है, लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन इसमें और भी इजाफा होना चाहिए कि इट मे कॉज द कैंसर। अगर हम इसके साथ ये भी बढ़ा दें ना तो मैं समझता हूँ फिर लोग डर जाएंगे, फिर लोग जब भी ये लोग खौफजदा होंगे इन चीज़ों से परहेज करेंगे। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट को इस पे भी काम करना चाहिए। जिस तरह से कोरोना पे आपको रोका जा रहा था पहले कि आपने लोगों में नहीं जाना, फिर आपको अब आप मॉल्स में या इन जगहों पे जाएं, जब तक आप नहीं दिखाते कि आप वैक्सीन आपको लगी हुई, जब तक वो आपको अंदर नहीं जाने देते। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऑर्डर नहीं होने चाहिए कि सिगरेट, पान, छालिया, तंबाकू, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए और बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सही है। जब आप इस पर रोकथाम कर सकते हैं कि कोरोना अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो वो मॉल्स या ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता, तो आया फिर आप इन चीज़ों को भी तो रोक सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि ये कानून है हमारे यहाँ, नो स्मोकिंग हर जगह है। स्मोकिंग का जो आप जो है एयरपोर्ट से या दूसरी जगह में स्मोकिंग हम नहीं कर सकते। और मैं खुद जब मैं कई दफ़ा जब मैं बाहर गया हूँ मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे नो स्मोकिंग एरिया जो है ना, एरिया बनाए हुए मैंने कि आपको स्मोकिंग करनी है आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ की स्मोक करके आप बाहर आ जाएँ। लेकिन सवाल ये कि क्यों आ जाएँ बाहर, आपने वो नो स्मोकिंग एरिया पे रखा क्यों है? आप अरेस्ट करें लोगों को, आप उनके कानून के तहत उनको अरेस्ट करें कि आपने कैसे सिगरेट पी रहे हैं। क्यों कि ये कोई एक दिन का तो नहीं है, आपने को ये शुरू से बता दिया गया कि नुकसानदेह, तो अब आप पी क्यों रहे हैं उसे, आप उसको टेपर करें। जब अगर ये कहते हैं कि भाई सिगरेट या गुटखा या पान खाना कैसे हम छोड़ नहीं सकते, तो ऐसा क्यों नहीं छोड़ सकते? आप अच्छे डॉक्टर के पास जाए, हमारे यहाँ सेंट्रली सेंटर हमारे यहाँ मौजूद है, आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ पे इलाज हो जाएगा इन चीज़ों का। तो मैं कहता हूँ है कानून है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। पान गुटखा बिल्कुल मना है सब जगह, सब में ना, लेकिन ये सब खा रहे हैं और लोग छोड़ देते हैं उनको। तो हमें कानून पे थोड़ी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, हमारा आपको पता है कि कैंसर हॉस्पिटल इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, और जो हैं तो वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। आपको पता है कैंसर कितना ज़्यादा है, तो उतने लोगों को का इलाज हो भी नहीं सकता। तो आया जो कैंसर की मेन वजह बन रही है चीज़ें जो हम लोगों को पता है, उन चीज़ों को अगर रोका जाए तो मेरे हाल से इस बीमारी में काफ़ी कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, ये सब को जैसे मैंने कहा माउथ कैंसर, हमारे यहाँ चीक के कैंसर है, टंग के कैंसर है, मोस्ट कॉमन है हमारे यहाँ। और ये उन्हीं लोगों को होते हैं ज़्यादा जो इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चीज़ें जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे कैंसर 5% भी नहीं है ऐसे, जबकि वो कैंसर मोर देन 50% है कि जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए ना। क्यों मैं कहता हूँ कि एक चीज़ जब बंद है, जब हुकूमत ने उसको बैन कर दी गई है, उस पर जो है जुर्माने लगा दिए गए हैं, कानून बन गया है, तो वो चीज़ें क्यों बन रही हैं? ये देखिए ये वही बात आ रही है कि इसमें इंतज़ामिया जो है वो उनका साथ देती है। इंतज़ामिया जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, मैं समझता हूँ वो अल्लाह के भी दुश्मनी से, अल्लाह से भी दुश्मनी कर रहे हैं, अपने आवाम से भी कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ से भी गफलत बरत रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कानून है, बंद कर दो, ख़त्म कर दो उसे। जो बाहर के मुल्कों में हर जगह आप देखें, जहाँ हमने देखा, सिर्फ हमारे मुल्क में ये होता है कि अगर किसी चीज़ को आप बैन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल। जहाँ वहाँ आपका 100 रुपये ले रहा है वो 500 रुपये लेगा आपसे। तो मेरा ये क्या तरीका है? आप कुछ आप जो है कोई आमदनी के जराए खुल लें, लोगों की नाजायज़ आमदनी करा रहे हैं, इससे तो देखिए और आपका मुल्क ख़राब होगा ना। आप रिश्वत सतानी आप लेंगे, आप बेगुनाह लोगों को पकड़ के आप उनके साथ बजाय इसके उनकी इस्लाह करने के आप उनको और नुकसान पहुँचा रहे हैं, माली तौर पर भी पहुँचा रहे हैं, आप उनको अखलाकी तौर पर भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए हमारे। अच्छा पता सबको है, अगर हम ये कहें कि आज हम इम्यूनिटी दे रहे हैं और हम हुकूमत को मैसेज देना चाह रहे हैं और हम जो कहते हैं जो है हाई अथॉरिटी को मैसेज देना चाहते हैं, तो वो सब जगह वो जब जानती हैं, उनको कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। उनको सब ये कहते हैं कि यार आप नमाज़ पढ़ते हो, आप रोज़ा रखते हो, सुबह नमाज़ पढ़ के जब आप अपने ऑफिस में बैठते हो तो पहला ऑर्डर यही निकाल दो कि अपने लोगों की इंतजामिया को आप ऐसे जो है SP DSP रेंजर कहो कि चलो मुझे फिगर दो कि कौन कहाँ गुटखा का सिस्टम चल रहा है, कहाँ लोग स्मोकिंग एरिया बनाए हुए लोगों ने, किधर आपने पान गुटखा पान चल रहा है,
कहाँ आपने जो और दूसरी चीजें चल रही हैं। जी। तो मैं समझता हूँ आपका मुल्क बेहतर हो सकता है हाँ। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से। बिल्कुल जी। हाँ। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं जी। नाज़रीन कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो सब भी कह दो ने कहा अच्छा पेट्रोल बढ़ा लो। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा महंगाई की तरफ आते हैं, जी, क्योंकि जी। महंगाई का शोर बहुत ज़्यादा है। आप देखें कीमतें हर कुछ टाइम बाद बढ़ जाती हैं और आम जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो पिस रही है, वो परेशान है। जब रेट पता चलता है, अब एक न्यूज़ आती है, कुछ आता है और हम जैसे लोग देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा अब कीमतें फिर बढ़ गई हैं, अब मुश्किल हो जाएगा गुजारा। मतलब मुश्किल तो था, अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मतलब डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि जब महंगाई होती है, किसी भी चीज़ पे रेट बढ़ते हैं, तो मुल्क में मतलब गुर्बत पे तो असर पड़ता है, गरीब लोगों पे तो असर पड़ता है, उसके साथ साथ किन चीज़ों पे असर पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें नई जन्म लेती हैं? अब देखिए ना, आपका क्वेश्चन इतना खूबसूरत है और इतना अहम है कि ये बात तो हुकूमत को भी सोचनी चाहिए। वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आप एक चीज सिर्फ पेट्रोल को ले लेते हैं। आप से जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ आपने बिजली की कीमत भी बढ़ा दी पर यूनिट है, तो यही आपका डबल होने लगा, 1.5 गुना, तो यही हो गया आपका। अच्छा, फिर उसके साथ साथ उधर आपका डॉलर बढ़ने शुरू हो गया। अब आपकी हर जगह जो है, यहाँ आप पेट्रोल जब खरीद रहे हैं और जब डॉलर की जो हमारा सारा कारोबार डॉलर पे होता डॉलर है पे। सब में ना, वहाँ पे उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, फिर आप ये देखेंगे कि आपने तो अपने रुपयों को क्यों स्टेबल नहीं किया था, महंगाई बढ़ा दी थी। अब आपके जो कर्जे हैं वो भी आप समझेंगे वो भी बढ़ रहे हैं आपके बढ़ रहे कर्जे। अब आपका वो पैसा जो आपका रिफंड करने में जा रहा था, अब आपका सूद में चला जाता है। तो भाई ये सब चीजें जब आप देख रहे हैं, अच्छा अब अपने मुल्क की सतह पे आप देखें महंगाई से अब हर जगह की कीमतें बढ़ गई। इधर दूसरा जो हमारा सार्फिन था जिसकी तनख्वाह पहले 100 रुपये थी, अभी भी वही 100 है। 100 रुपये। और दूसरी तरफ आपने बढ़ा के 150-200 की महंगाई कर दी। अब आप ये देखिए कि उसका बच्चा भी तालीम हासिल कर रहा है, उसका बच्चा खाना भी खा रहा है, उसका बच्चा कपड़े भी पहन रहा है। अब मैं बताइए कि अब 3 चीज़ें वो कैसे करेगा, वो है वहाँ चीज़ें आपने अपनी चीज़ें ली, वो अपनी उसका गुजारा नहीं हो रहा, तालीमी फीस कहाँ से देगा वो आपका। वहाँ सब चीज़ें बढ़ जाती हैं आपकी, जब खाने पीने की अशिया वो बढ़ जाएंगी आपकी चीज़ें। यहाँ तक इलेक्ट्रिक बिल बढ़ गए। अब घर में क्या वो अंधेरे में बैठेगा वो। आपको ये चाहिए कि आपको चेक एंड बैलेंस करें। आप एक तरफ इधर बढ़ाते हैं, इधर उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें, अगर उनकी इधर उनकी सहूलतों में इजाफा करें आवाम की। अगर आप ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो आप डॉक्टर ये साहब तनख्वाहों में, यहीं से मैं आपसे समझे ना, बात करूंगी बिल्कुल। जरूर। ये जो गवर्नमेंट सतह पे लोग बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है, हाँ ये आम लोगों हाँ, के नहीं होता। सही अच्छा, महंगाई आम लोगों के लिए और सही, इजाफा उन लोगों के उन लिए। लोगों के लिए। तो ये नाइंसाफी है ना, ये जस्ट ये क्यों हो रहा है आवाम। ये जब आपके मुआशरे में होगा तो करप्शन बढ़ेगा। आज आप देखेंगे पहले के मुकाबले जराइम इतने बढ़ गए, स्ट्रीट जराइम बढ़ गए, आपके घरों में चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल। अब हम और आप पहले से ज्यादा खौफजदा हैं बाहर निकलने के लिए, कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। इसकी वजह की कि इसकी वजह ये कि जो बंदा जो हम बाहर निकल रहे हैं, जो वारदात कर रहा है, वो भी मजलूम है। जब आप उसको अरेस्ट करते हैं, मैंने कई देखे, मैं कुछ इदारे में वाबस्ता रहा हूँ मैंने जब इन लोगों को अरेस्ट किया कराया और जब जाके देखा मैंने उनको, उनसे पूछा तो उसने बताया कि सर आप जो ठीक है, आज आप मेरा घर तो जाके थे कि 2 दिन से घर में किसी ने खाया नहीं है। जब मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, वो फीस मांग रहे हैं, वो मैं किधर से करूँ। मैंने हर रास्ता किया, हर जगह गया, मुझे कुछ पैसे मिल जाए, कोई पैसे देने पर तैयार नहीं है। जब मैंने गन निकाली तो सब दे रहे हैं पैसे, है ना। तो मैं अब रिस्क तो लूंगा ना कि भाई गंदा बच्चों को तो दूंगा, ठीक है आप मुझे फांसी कर दें, मैं चला जाऊंगा फांसी। सवाल ये कि ये चीज क्यों हो रही है। जमीन हमारे यहाँ जब एक जज बनता है, जब आप एक मुजरिम जो है जज के सामने जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जज को ये पूरा उससे पूछना चाहिए। जहाँ आपने देखा कि आपने चोरी की, आपने ये की, उसके शवाहिद देख रहे हैं। दूसरी तरफ उसके पता पूछे तो सही आप उससे कि तुम प्रोफेशनल हो, तुम जो है तुम इनहेरिट हो, तुम्हारे बाप दादा चोरियां करते रहे थे,
तुम इस फील्ड में कैसे आए, तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें किस तरह से हुआ था। तो उसमें से मैं समझता हूँ खासा तबका जो है, बड़ा तबका आपको बताएगा कि वो किन मजलूमियत का शिकार रहा है, वो जी किन मुश्किलात का शिकार है, उसने ये चीज़ें क्यों की हैं, ठीक ना। हमने एक पिछले दफ़ा मैंने एक आर्टिकल देखा, उसमें यह था कि एक बंदे ने एक स्टोर से चोरी की, उसने जमीन, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको लेके गए जज के सामने पेश किया। जज से ने पूछा कि आपने ये क्यों की चोरी, आपको सजा मिलेगी इसकी। उसने ये बताया कि आप मेरा घर जाके देखें कि मेरी माँ भूखी है और मैं अपनी माँ को भूखा नहीं देख सकता। मैं हर जगह गया हूँ, हर इदारे पे गया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कोई रुपया नहीं दिया। और मैं चोरी क्या कर रहा था, उस में रोटी निकाल रहा था, मैं मुझे रोटी निकालते हुए पकड़ा गया हूँ मैं। अब ये रोटी मैं अपनी माँ को देने जा रहा था जो भूखी थी। अब इन्होंने मुझे अरेस्ट कर दिया, आप देख लिए। जब ये रिजल्ट निकला तो जज ने क्या किया, रिजल्ट ने, जज ने जो ये बड़ा, मतलब ये जो वाक़या मैं बता रहा हूँ ये बड़ा मशहूर वाक़या है ये, समझे ना। तो जज ने जो फैसला किया, वो स्टोर के वाले पे जुर्माना लगाया कि आपने रोटी चुराने पे उसको पूछा क्यों नहीं, बेटा आपने क्यों कर रहे थे ये, हैं। पुलिस को कहा कि तुमने इन्वेस्टिगेशन सही क्यों नहीं की, समझे। तो इसने पुलिस पे जुर्माना लगाया और उसके स्टोर कीपर पे, और इसको रिवॉर्ड दिया, थोड़ा इसको पैसे दिए कि आप ये लो, इसको महीना लगाओ ताकि ये ना करे। तो सवाल ये कि आप पॉजिटिव जाए ना, हमारे शुरू डाउन, बिल्कुल डाउन स्टेट से लेके अप स्टेट तक आपको एक अपना सोच रखनी होगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होगा। यही नहीं होगा अगर हमने ये सब चीज़ें देखी, यानी जराइम लोग, मेरा कहने का मतलब ये कि आप जराइम को आप मुजरिम को पकड़ के आपको जराइम आप कम करने के लिए उनको सज़ा दिलाते हैं। आप सिर्फ सज़ा के पीछे उसके पसे पर्दा ख्यालात को देखें, उसके हालात को आप देखें, तो आपका मुआशरा इस्लाह कर हो जाएगा, आपके मुआशरे की इस्लाह होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, समझे। सज़ा देना बड़ा आसान है, आपने 4 आदमी उधर से इकट्ठा किए, 4 निकल दिए, और झूठ और सच तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ विटनेसेस आपको बड़ा आसानी से मिल जाते हैं। अगर हुकूमत चाहती है या पुलिस चाहती है, मैं ये समझता हूँ उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं पुलिस में जो जिसको चाहें जैसा चाहें वो कर लें। अगर आपने उनको प्रॉपरली, उनको तरीके से उनको डील नहीं किया है पुलिस को, तो आपका ये नहीं है कि आप मुजरिम हैं नहीं, आपको सज़ा हो जाएगी। मेरा वो उनका काम है सजा दिला देना, अगर आपने उनके साथ कॉपरेट नहीं किया। ये कोई कानून है? आप देखिए हर सतह पे जो है आपके जो है ना नाइंसाफियाँ बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ महंगाई ये मेन फैक्टर है। अगर आप महंगाई को कंट्रोल करते हैं, यानी अगर आप वो देखें कि रुपये को अपने स्टेबल करें, डॉलर को स्टेबल करें, आप ये चीज़ें जो बढ़ाने का सिलसिला है, एक कानून हो, आप एक सेनेट बिल पास करें और वो ये हो कि इतना %, जैसे आपका साल स्टार्ट हुआ, आपकी इतनी % पे महंगाई थी, इतने % आपकी तनख्वाहें थी, इतने % बिजली के बिल थे। अब अगर जो चीज़ जहाँ पे ऊपर जाएगी उसके हिसाब से वहाँ में इंक्रीमेंट होगा। एक कानून हो, ऑटोमेटिक हो कि आपकी सैलरी जहाँ जहाँ जिन जिन इदारों में आप मौजूद है इतने % बढ़ेगी, समझे ना। एक कानून हो तो फिर तो देखिए कोई सड़क पे नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी उधर बढ़ रही, इधर बढ़ गई, ऑटोमेटिक बढ़ गई, आप एहतजाज की जरूरत ही नहीं है आपको। मगर हमारे कानून क्या है, पीस देना। आपको जो भी चीज़ है आपको जो है क्रश करेंगे, आपको ये आप अपनी चीज़ें बढ़ेंगे और आपको दलाइल देंगे मुख्तलिफ के, नहीं ये तो महंगाई नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे तो बहुत महंगाई है, आपके यहाँ तो कोई महंगाई नहीं है। इसी भी डॉक्टर साहब मैं एक बात कहूँगी कि गवर्नमेंट सतह पे जब ऐसी तकरीरें होती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में देखें कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उस लेवल की महंगाई नहीं है। जब आप उन चीज़ों के साथ पाकिस्तान को मैच कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ और मैं आप अपने देखने वालों को बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में अगर आप छोटी सी चीज़ पे भी टैक्स देते हैं और आप बेरोज़गार होते हैं या आप अपने घर का रेंट नहीं दे सकते, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री, ये सारी चीज़ें आपको आपके टैक्स के उसमें मिलती है वापस। तो पाकिस्तान में आप हमें तो ये चीज़ें नहीं दे रहे। आपके जो आप एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देखें एजुकेशन सब बच्चे एक ही लेवल की ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई आम छोटा मोटा काम करने वाला बंदा भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजता क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं निज़ाम पढ़ाने का। तो आप दूसरे मुल्कों से हमें महंगाई के साथ तब जोड़ें कि बाकी चीज़ें भी आप वहाँ से कॉपी कर रहे हो, बाकी चीज़ें आप नहीं करते, जो आवाम के हक के लिए चीज़ है वो आप नहीं करते। आप हमारे टैक्स के बदले दें ना, जो लड़के बेरोज़गार हैं आप उनको उनका रोज़गार लगवाएं ना, कि फिर आप उनको मंथली पे करें। जो रेंट पे हैं, जो घर का रेंट नहीं दे सकते आप उनको दें, जो बुजुर्ग हैं उनको दवाइयों के पैसे दें ताकि क्राइम ख़त्म हो। आप इन चीज़ों पे काम नहीं करते, पर आप इन चीज़ों के साथ दूसरे मुल्क के साथ ज़रूर मैच हो जाता है कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में महंगाई ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो उस लेवल पे आपने लेके आना है, तो फिर बाकी चीज़ों पे भी उस लेवल पे आए ताकि आवाम आपसे खुश हो। देखिए आपने पूरी स्केच आपने ब्रीफ कर दिया।
हाँ। पूरा रिप्लाई है आपकी हुकूमत के लिए, बेहतरीन है, यही स्केच है, यही आपकी जो ब्रीफिंग जो है बेस्ट वन है, इसी पे अमल करना चाहिए। आप बाहर के जो रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं इतना इतना, तो बाकी चीज़ों भी तो आप डेली करें। आप जी। हैं, आपको ट्रैफिक की सहूलत है, इलेक्ट्रिक की है, आपकी सैलरी, आपके जो सैलरी है आपके, वो जो आपका यूमिया आपके खर्चे हैं, वो चीज़ें हैं, आपके बच्चों की तालीम है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन है, आपकी ये तमाम चीज़ों को आपको उनके लेवल पे लेके जाएं आप, समझना, फिर आप उनके साथ मुकाबला करें। आपका मुल्क है। आप अगर ये बातें करेंगे, यानी कोई भी सतह पर वो हुकूमत करे या बाहर करे कि हमारी महंगाई उनसे कम है, तो जिंदगी भर कभी भी आपका माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि आप उनके लेवल पे जा ही नहीं सकते आप, समझना, इसलिए कि वहाँ महंगाइयाँ भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, समझना, वहाँ बहुत महंगाई है, हमसे कहीं ज़्यादा है, समझना। हम अमेरिका चले जाएं या बरतानिया चले जाएं, बहुत महंगाई है, लेकिन वहाँ का पर इंडिविजुअल आप रेट तो देंगे वहाँ की सैलरी का, हर आदमी खुशहाल है, समझे। वहाँ तो इतनी चढ़ाई पेशा लोग अफराद नहीं है, इसलिए कि उनको हर चीज़ वक्त में मिल रही है। आप यहाँ अगर ये रोना रोएंगे कि भाई बाहर के मुल्कों में ये, तो बाहर के मुल्कों के मुकाबले पर ये अपना हिसाब किताब खुद आवाम करेगी, फिर यहाँ के लोग चोरियाँ भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, कहीं भी जहाँ उनको टाइम मिलेगा, जहाँ चीज़ें उनको मौका मिला वो अवेल करेंगे। वो इसमें ये क्या होगा, इसमें जाने भी जाएंगी लोगों की, इसलिए कि जब डकैतियाँ होंगी, अब कहते हैं कि साहब आपने जो इतने कम पैसे के लिए आपने मोबाइल छीनने के लिए, मोबाइल के लिए जो ज़्यादा 15 से 20 हज़ार का भी नहीं होगा, जो आप छीन रहे हैं उससे आप गोली भी मार देते हैं, आप उसको, आप देखेंगे इंसानी कीमत क्या है, उसके लिए तो 10 हज़ार बहुत हैं जो छीन रहा है, इसलिए कि घर में फाके हैं उसके, है ना। आप उसका डिटेल लेंगे तो बड़े मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन सवाए उन लोगों के जो जराइम पेशा है, जो वाकई जो है समझे के माशरे में पहले से वो इनहेरिट चले आ रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, आप उनको सज़ा तो दें, लेकिन आप उन चीज़ों को बढ़ाएं ताकि आपकी बेरोज़गारी बढ़े, बेरोज़गारी में कमी पेश हो, आप जो मुजरिमाना जो चीज़ें जो सरगर्मियाँ बढ़ रही उनको कमी पैदा हो, है ना। जब तक आप दोनों पहलू बराबर नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता आपके मुआशरे के अंदर कोई इंसाफ पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कश्मीर पे आज हम बात करते हैं, क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई और वो इतने अरसे से, इतने सालों से मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं कि क्या फ़ैसला होगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान दे दिया जाएगा आसानी से पाकिस्तान को? कह रही हैं आप, इतना खूबसूरत टॉपिक है ये, और असल में वजह भी यही है कि हम इसको टॉपिक ही समझते हैं। अभी तक हमने दिल से ये बात नहीं मानी कि हम कश्मीरों को आज़ाद कराएं। देखिए हर चीज़ का टाइम टेबल होता है। आज मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत यूएनओ में मिलके, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करके एक डेडलाइन दे दे कि अगर इस तारीख तक आपने हमसे नेगोशिएशन करके, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया को डेडलाइन दे दे कि अगर आपने इतना नहीं किया तो बात फिर जो है ऊपर चली जाएगी, फिर जंग होगी। आप एक दे दें, दुनिया को फेवर में ले लें, और एक मतलब ये जंग हो नहीं है। जब ये जंग होगी तो देख लेंगे क्या है, और इंशाअल्लाह मुसलमानों की फतह होती है। हमेशा पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। बिल्कुल, हम कहेंगे बहुत पहले, हम देखिए जैसी हो गई आप देख लीजिएगा, आज़ाद करा लेंगे हम इसे। असल में वजह यह है कि इंडिया ने, यानी जो मोदी सरकार है, ये दो बातों पे अमल कर रही है। एक 1946 की बात है, जब ये इनकी जंग हुई थी आपस में, और ये जो जम्मू कश्मीर जो हमारे पास जो एक हिस्सा है जो मिल गया था हमें, हमने ले लिया था, आज़ाद कराया था, और जो दूसरा हिस्सा जो अभी इंडिया के पास है, उस वक्त ये हुआ था कि वहाँ के उस वक्त का जो राजा था, 46 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने एक एग्रीमेंट किया था हुकूमत के साथ, वो जो था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक मायदा था जिसके तहत इंडिया की हुकूमत ने कहा कि हम जो है ये जो कश्मीर की ज़मीन है ये हमारी हो जाएगी, हमारे साथ मिल के आएगी और हम इसके मालिक हैं। ये उसने अपने तौर पर राजा ने मिलके मायदा कर लिया था। अब ये जो हुकूमत इस वक्त जो कहती है ना कि ये कश्मीर हमारा हक है, हम नहीं छोड़ सकते, है ना, हम यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, तो ये वो हक है जो उस एग्रीमेंट के साथ ये लोग बात करते हैं। उस वक्त ये हुआ था, बगावत हो गई थी फिर वो, क्योंकि उससे राजा की अपनी सोच थी है, तो एक तो उसको वजह से ये हक मानते हैं अपना। दूसरा ये हुआ था
कि ये यूनाइटेड नेशन की बात, ये करारदाद जो है वो ये है कि आप जो है ना प्लेबिसाइड कराएं, आप वहाँ के एक रेफरेंडम कराएं और उसमें जो भी जहाँ जो जीतेगा, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो वहाँ चले जाएगी। अब चूंकि वहाँ की 77 आबादी मुसलमान है तो डेफिनेटली वो मुसलमानों के साथ जाएगी। इंडिया को ये खौफ है कि ये इनकी आबादी ये वहाँ मिल जाएंगे, लिहाजा हमने ये काम कराने हैं, प्लेबिसाइड हमने करना ही नहीं है। तो ये इसलिए वो यूनाइटेड नेशन के बात को मानती नहीं है वो। तो इस वजह से ये हुआ था। दूसरा ये हुआ था कि जो एक शिमला माहिदा हुआ था 1971 में हमारे भुट्टो साहब के दरमियान और इंदिरा गांधी थी उस वक्त, उसमें उसका फ़ायदा उठाती है अभी तक हुकूमत, जो इंडिया की हुकूमत। वो ये कहते हैं कि हमारा ये माहिदा हुआ था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा बाईलेटरल जो है वो डिस्कशन होगा, यानी पाकिस्तान और भारत आपस में डिसाइड करेंगे। अगर तीसरा मुल्क उसमें आएगा तो फिर वो हमारी म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग से आएगा। इस बात को उन्होंने यूनाइटेड नेशन पे लिया है। जब पाकिस्तान या दुनिया ये कहती है कि आप यूनाइटेड नेशन के वकालत को तस्लीम करें, तो भारत ये कहता है कि आप शिमला माहिदा कहता है हम यूनाइटेड नेशन की बात को नहीं मान देंगे, हम आपस में डिस्कशन करेंगे। तो हालांकि भुट्टो साहब ने उसमें ये शर्त रखी थी कि हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं, मगर वो कहते हैं इसमें कोई नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो। ये दो इशू इतने उन्होंने मजबूत पकड़े हुए हैं, अगर हम उन पर नेगोशिएशन करते हैं सही बैठ के, तो ये हो सकता है कि कायद आज़म की तरह, जैसे कायद आज़म ने बगैर जंग किए आपका मुल्क दिलवा दिया था, हो सकता है कि कश्मीर भी ऐसा ही हो, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या है कि मोदी जो है ये एक टेररिस्ट है, जिसने इसको जितने वोट्स मिले, हुकूमत इसको इस बेस पे मिली है कि वो जंग करेगा और मुसलमानों को जो है दीवार से लगाएगा, इस बेस पे उसको इंतहा पसंदी पे वोट मिले हैं उसको। देखिए ना, ऐसी हुकूमत जब पहले जो हुकूमत पहले भी यही कर रहा था, ये दूसरी टाइम आई है इसकी हुकूमत पे है, जो ऐसा दहशतगर्दी कर रहा है, इतना ज़्यादा जो है जुल्म सितम कर रहा है, वो वोट कैसे उसको मिल गए ज़्यादा? इसकी वजह ये थी कि इंडिया में ज़्यादा हिंदू ज़्यादा है, उन्होंने वोट दे दिए। आप जितने भी उसकी अपोजिट पार्टी करें, देखिए इस वक्त जो है 70% वहाँ पे हिंदू हैं समय, तो वो 70% से 65% उसको वोट मिल गए सारे, वो उसने फिर वो हुकूमत पर संभाल ली है। ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये कभी भी आपको नेगोशिएशन से कश्मीर आज़ाद नहीं करेगा। कश्मीरियों को अपनी जंग खुद लड़नी होगी और पाकिस्तान को सपोर्ट करनी होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनको चल के सपोर्ट करेंगे तो ये कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। अदरवाइज कुछ भी कर लें, कुछ भी करें, ये ना तो मोदी ने तस्लीम करना है उन दो उसूल के तहत, और ना उसने आपको तस्लीम में रख के देना कि ये ले लो भाई आइए कश्मीर है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कश्मीरियों को हमेशा ये मैं कहता हूँ कि उनको अपनी जंग खुद करनी है और पाकिस्तान को बातों के जरिए नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए उनकी मदद करनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे कायद आज़म ने भी ये बात कही थी कि कश्मीर हमारी शहरक है, तो जब शहरक हैं तो आप उनको शहरक की तरह अपनाएं ना। आप सारी ये अगर अभी तक हम जितने मसाइल हमारे, देखिए कर्फ्यू कब से उसने लगाया हुआ है, सारी दुनिया वो कर रही है कि आवाविला मचा रही है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता है। आप भी हार गए, आप बैठ गए, आप जमली असम्बली में कहते हैं तो वो तो मानते ही नहीं बात को। आपको जंग करनी होगी, आप ये फैसला कर रही है इसको, समझे? जंग का मतलब जिहाद है, आपको जिहाद करना होगा, समझना ये हिंदुओं के लिए। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह न चाह अगर हमने सब मिलकर जो कदम ये उठाए तो आप कश्मीर को आज़ादी दिला देंगे इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा अल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शो का टाइम जो है वो सेगमेंट का ख़त्म हो चुका है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, 11 बजे तक हम आपके साथ हैं। अभी शो में ब्रेक का टाइम आया, ब्रेक से मैं फिर वापस आऊँगी, तो आप देखते रहें, कहीं ना जाएँ। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही।